फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है बीपीएससी एडीओ के लिए जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज है हम लोग भाषा का प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज जो है 3 वीडियो अपलोड करूँगी, सामान्य भाषा का, सामान्य अध्ययन का और सामान्य योग्यता का। तो तीनों वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और मैं कब को अपलोड करूँगी वो मैं आप लोगों को जो है पोस्ट करके बता दूँगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हुए देखते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बात करें हम लोग तो आज भिया जी मांगते द्वार खड़े दरवेज, इस लोकोक्ति का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो मांगने में शर्म ना करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, सेखी मारना या फिर भीख मांगकर भी दान देने वाला। तो इसका जो हम पहले नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इस लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है कि आप स्वयं को भिखारी मांगते हैं और जो है आपके दरवाजे पर दूसरे दरवेज यानी कि भिक्षु खड़े हैं। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि जब कोई निर्धन या अभावग्रस्त व्यक्ति किसी दूसरे निर्धन व्यक्ति से सहायता मांगने पहुंच जाए। यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां एक ज़रूरतमंद के पास जो है अन्य ज़रूरतमंदों को जो है जमा बड़ा हो। आंसर हो जाएगा हम लोग का किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये शब्द किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? तो इंद्रधनुष, जलद, जलज या फिर पयोधर। कमल, मोती और पानी में उत्पन्न होने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जलज शब्द का शाब्दिक अर्थ है जल से उत्पन्न होने वाला, यानी कि जल प्लस ज। यह एक अनेकार्थी शब्द है। कमल जल में उत्पन्न होता है इसलिए उसे जलज कहते हैं। मोती भी सीप के अंदर जल में ही बनता है, इसे भी जलज कहा जाता है। इसके अतिरिक्त शंख, मछली, जोंक आदि जल में उत्पन्न होते हैं। जीवों को भी जलज कहा जाता है। जलद और पयोधर का अर्थ बादल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलज। क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अर्थ, अध, अंत, इति। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अत और इति संस्कृत के अव्यय शब्द है और पारंपरिक रूप से एक दूसरे के विलोम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अथ का अर्थ होता है आरंभ या प्रारंभ होता है, जैसे अथ श्री महाभारत कथा। इसके विपरीत इति का अर्थ होता है समाप्ति या अंत होता है, जैसे कि इति सिद्धम। अतः अर्थ का सही विलोम होगा इति, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इति। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम क्या होगा? नम्र, कोमल, कठोर या फिर पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उदार शब्द का अर्थ है खुले दिल वाला, यानी कि दानी या जो सख्त ना हो। इसके कई विलोम हो सकते हैं, जैसे अनुदार, कृपण या फिर संकीर्ण। दिए गए विकल्पों में से कठोर इसका जो है उपयुक्त विलोम है। उदारता एक नरम व्यवहार का सूचक है, जबकि कठोरता एक सख्त व्यवहार का नम्र और कोमल समानार्थक भाव वाले शब्द है और पुरुष एक लिंगवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कठोर। उदार का होगा कठोर। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की, तो जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द होगा चेतन, अचल या फिर स्थावर या फिर आगम। तो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जंगम और स्थावर हिंदी में एक प्रसिद्ध विलोम शब्द युग्म है। जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता है या चलायमान है। जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता है या फिर जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता है। और इसके विपरीत होगा स्थावर का अर्थ होता है जो स्थिर हो। अचल, अचल जो कि चल ना सके, जैसे जंगम संपत्ति चल संपत्ति और स्थावर संपत्ति यानी कि अचल संपत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थावर। जंगम का होगा स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? गधा, रावण, मूर्ख या फिर कुंठित। खर का पर्यायवाची क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, खर एक अनेकार्थी शब्द है जिसके कई अर्थ होते हैं। इसका सबसे प्रचलित अर्थ है गधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का गधा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गधा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, दोपहर के बाद का समय। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। पूर्वाह, मध्याह, अपराह या फिर बिहान। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, दिन के समय
को विभिन्न भागों में जो है बांटा गया है। पूर्वाह का अर्थ होता है दोपहर से पहले का समय यानी कि सुबह। मध्याह्न का अर्थ होता है ठीक दोपहर का समय। अपराह का अर्थ होता है दोपहर के बाद और सायंकाल से पहले का समय। बिहान का अर्थ होता है भोर या प्रातः काल होता है। अतः दोपहर के बाद का समय के लिए सही शब्द होगा अपराह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 8, तो घास फूस में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो घास फूस में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम लोग तो घास फूस का समास विग्रह घास और फूस होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं जैसे योजक शब्दों का जो है प्रयोग होता है। यहाँ घास और फूस दोनों ही पद समान महत्व के और प्रधान है, अतः यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें जो बीच में और लग जा रहा है इसलिए ये जो है द्वंद्व समास है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग क्या होता है? तो जो शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय पीछे लगता है शब्द के। तो विरासत, व्यापार, विच्छक या फिर विकल्प। तो उपसर्ग नहीं है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात है, उपसर्ग शब्द के आरंभ में जो है जुड़ते हैं। व्यापार में वि उपसर्ग है, वि आ पार। विच्छक में वि उपसर्ग है, वि इच्छक। विकल्प में जो है वि उपसर्ग है, विकल्प। परंतु जो है विरासत में एक मूल शब्द है जो अरबी भाषा से आया है, इसके बी कोई उपसर्ग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विरासत। क्योंकि व्यापार में वी है उपसर्ग, विच्छक में भी वी है और जो विकल्प में भी जो है वी उपसर्ग है, परंतु जो विरासत में है उपसर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विरासत। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो राम सेव खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो पूर्वकालीन क्रिया, राम सेव खाता है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर अनेकार्थक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात, सकर्मक क्रिया वह होती है जिसके साथ कर्म प्रयुक्त होता है और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। इस वाक्य में खाना क्रिया है, राम करता है और सेव कर्म है। यदि हम प्रश्न करें कि राम क्या खाता है तो उत्तर मिलता है सेव। चूंकि क्रिया के साथ कर्म सेव मौजूद है तो यह एक सकर्मक क्रिया है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सकर्मक क्रिया है ये। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? दुख, कसौटी, कठोर या फिर पुरुष। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हिंदी में शब्दों का लिंग जानने के लिए उन्हें वाक्य में प्रयोग करना एक सरल विधि है। स्पष्ट किया जाता है कि पुल्लिंग लेख लिखा जाता है, पुल्लिंग दुख होता है, पुल्लिंग जबकि गरिमा होती है और या गरिमा रखी जाती है। ये हो गया स्त्रीलिंग, अतः गरिमा एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 11 नंबर का राइट आंसर जाएगा डी, यानी कि पुरुष। पुरुष जो है एक स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? की बात करें क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आय, विवाद, सार या फिर रूप। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, किसी शब्द का लिंग पहचानने के लिए उसे वाक्य में प्रयोग करना एक अच्छी विधि है। आय होती है या आय बढ़ती घटती है, स्त्रीलिंग है, जबकि विवाद होता है यानी कि पुल्लिंग है। किसी बात का सार पुरुष होता है यानी कि पुल्लिंग, और किसी का रूप होता है पुल्लिंग। अतः दिए गए विकल्पों में आय जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आय जो है स्त्रीलिंग शब्द है। हम वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं, जैसे चूड़ी जो है बचती है ना कि बचता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? एक वचन में प्रयुक्त होता है, सहायता, पुस्तक, लड़का या फिर पौधा। एक वचन प्रयुक्त होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हिंदी में कुछ शब्द जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा पानी, दूध और भाववाचक संज्ञा है प्रेम, क्रोध, सहायता सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। सहायता एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे उसने मेरी सहायता की। इसके विपरीत पुस्तक, पुस्तकें, लड़का, लड़के और पौधा, पौधे के बहुवचन के रूप में संभव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहायता, जो कि हमेशा जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो गुणवाचक,
या फिर प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। सर्वनाम का भेद नहीं है। तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, गुणवाचक। सर्वनाम का भेद नहीं है, बल्कि यह जो है विशेषण का एक प्रमुख भेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुणवाचक जो है विशेषण का भेद है। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन के, वे आम के पेड़ है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का जो है सर्वनाम का प्रकार लिखिए। वे आम के पेड़ है, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निजवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर जो है निश्चित रूप से जो है संकेत करते हैं। इस वाक्य में वे शब्द दूर स्थित आम के पेड़ों की ओर एक निश्चित संकेत कर रहा है। ये वे प्रमुख निश्चयवाचक सर्वनाम है, अतः वे जो है यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग, कौन, नींद या फिर सफाई। तो कौन सा सर्वनाम शब्द है? तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में जो है रोग, नींद और सफाई संज्ञा शब्द है। कौन एक जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिसका प्रयोग जो है किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन जो है सर्वनाम है। क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक तो समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात, जातिवाचक संज्ञा वह शब्द है जो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराता है। शिक्षक शब्द किसी एक विशेष शिक्षक का नहीं, बल्कि शिक्षक समुदाय की पूरी जाति का जो है प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम अध्यापक रमेश कहते हैं तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि शिक्षक एक पूरे वर्ग को दर्शाता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। हम नदी कहते हैं, तो नदी एक नदी का नाम नहीं, बल्कि जितनी भी विश्व में नदी होगी सभी का जो है दर्शाती है। तो इसलिए जो है इसी तरह शिक्षक जो है कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका कहीं भी उसको शिक्षक ही कहा जाएगा। तो ये सभी को जो है दर्शाती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? स्थायी, केवड़ा, केतकी या फिर करोला। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए होते हैं। केतकी एक तत्सम शब्द है जो एक पुष्प का नाम है और इसका जो है तद्भव रूप होगा केवड़ा होता है। करेला शब्द का तत्सम रूप होगा कारवेल्लम है और स्थायी भी एक तत्सम शब्द है, लेकिन दिए गए विकल्पों में से केतकी और इसका तद्भव केवड़ा दोनों मौजूद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केतकी जो है एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम लोग, तो तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं। यहाँ कार्य एक तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द है जिसका तद्भव रूप काज होता है। अन्य विकल्प तद्भव है कसौटी का तत्सम कर्स, पट्टिका काठ का तत्सम काठ और कहानी का जो है तत्सम कथानिका है। अतः कार्य तद्भव नहीं है, बल्कि एक तत्सम शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि कहानी तद्भव नहीं है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के। क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो उससे पहले दिया हुआ है, उससे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के जो है 20 से 22 के सही जवाब चुनिए। जैसे भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत के छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांत की इन विशेषताओं की दृष्टि में रखकर ही हमारी जो है पंचवर्षीय योजनाओं में जो है सहकारिता को बहुत डैश, तो इसके आधार पर हम लोग बनाएंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कृषकों की दशा सुधारने में, योजना के विभिन्न क्षेत्रों में। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें हम लोग, तो अनुच्छेद में कहा गया है कि सहकारिता के सिद्धांत की विशेषताओं को दृष्टि में रखकर हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में इसे महत्व दिया गया। चूँकि पंचवर्षीय योजनाएं देश के समग्र आर्थिक विकास
से संबंधित होती है और अनुच्छेद में किसान और व्यापारियों दोनों को जो है जिक्र है। यह इंगित करता है कि सहकारिता का उपयोग केवल कृषि तक सीमित नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य है तो पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाना, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना, निर्धनों की शक्तियों को जो एकजुट करना, धन का जो है समान वितरण। तो 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत जैसे देश के लिए सहकारिता आवश्यक है क्योंकि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है और सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है, जिससे स्पष्ट होता है कि सहकारिता का मुख्य उद्देश्य इन्हीं छोटे किसानों और व्यापारियों को संगठित कर उनके आर्थिक स्तर को जो है बेहतर बनाना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को जो है उठाना। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है तो उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर, उन्हें उनकी शक्तियों से अवगत होकर, उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर और उनका आर्थिक स्तर जो है विकसित करके। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो गद्यांश में संगठन शब्द का पर जो है जोर दिया गया है। संगठन का अर्थ ही है लोगों को एक साथ लाना या एक सूत्र में पिरोना। अनुच्छेद का भाव यही है कि जब छोटे किसान और व्यापारी संगठित होंगे तो वे सामूहिक रूप से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे, इसलिए उन्हें एक सूत्र में पिरोकर उनका आर्थिक स्तर विकसित करना ही सहकारिता के माध्यम से उनका उद्धार का तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनके आर्थिक स्तर को विकसित कर। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या फिर विराम चिन्ह या फिर अर्ध विराम चिन्ह का। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में जब दो वाक्यों के बीच विरोध, विरोधाभास या विपरीत अर्थ का भाव प्रकट करना हो तो वहाँ अर्ध विराम का जो है प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्ध विराम का जो है प्रयोग किया जाता है किसी को विरोध को प्रकट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 24 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन की थी, राम किताब पढ़ता है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कृतवाच्य में क्रिया का लिंग और वचनकर्ता के अनुसार होता है। इस वाक्य में क्रिया पढ़ता है एक वचन और पुल्लिंग है, कर्ता राम एक वचन पुल्लिंग है के अनुसार है। यदि हम कर्ता को जो है बदल कर सीता कर दे तो क्रिया पढ़ती है हो जाएगी, यानी कि सीता किताब पढ़ती है, जो कि क्रिया सीधे कर्ता पर निर्भर है, इसलिए जो है यह कृतवाच्य का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृतवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य नहीं है तो उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो इसमें किसमें कर्मवाच्य है? तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं हम लोग तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है और कर्ता के साथ द्वारा या से विभक्ति का प्रयोग होता है। विकल्प बी और सी कर्मवाच्य है, विकल्प ए जो है भाववाच्य है क्योंकि क्रिया अकर्मक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर और जो है डी में जो है क्रिया हंस रहा था, यानी कि कर्ता बालक के अनुसार है और यह एक अकर्मक क्रिया है, अतः जो है यह कृतवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्मवाच्य नहीं है, यह कृतवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? राजस्थानी की बोली नहीं है, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या फिर बुलंदी। तो 26 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 प्रमुख बोलियां आती है, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी ढूढ़ाड़ी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती जो है उत्तरी राजस्थानी और मालवी जो है दक्षिणी राजस्थानी। तो बुंदेली पश्चिमी हिंद जिसका विकास जो है शौर्सनीय अपभ्रंश से हुआ है, इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो है बुलंदखंड क्षेत्र से है, अतः बुंदेली राजस्थानी बोली नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुंदेली जो है राजस्थानी बोली नहीं है। मारवाड़ी, मालवी और मितावी जो है राजस्थानी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, तो तरल का विलोम शब्द है, तरल का विलोम शब्द सरल, कठोर, कोमल या फिर नम्र। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो
हिंदुस्तानी उस भाषा शैली को कहते हैं जो हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है और आम बोलचाल में भारत और पाकिस्तान में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। यह खड़ी बोली पर आधारित है। इससे संस्कृत और अरबी फारसी दोनों के शब्द सहज रूप से घुले मिले होते हैं। महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया था। यह हिंदी का अधिक सरल और उर्दू का अधिक प्रचलित रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नम्र। नम्र तरल का विलोम शब्द होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, व्राचर या फिर अर्धमागधी या फिर खस। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो भाषा वैज्ञानिक के अनुसार आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ है। पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है, का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का विकास हुआ है, जबकि सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्धमागधी का विकास पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो 29 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तानी उस भाषा शैली को कहते हैं जो हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है और आम बोलचाल में भारत और पाकिस्तान के व्यापक प्रयोग की जाती है। खड़ी बोली पर आधारित, जिसे संस्कृति और अरबी भाषा दोनों के रूप में सहज रूप से मिले जुले। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया था। यह हिंदी का अधिक सरल और उर्दू का अधिक प्रचलित रूप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदी उर्दू मिश्रित। 27 नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था हम लोग का, यही चीज़ इसमें दे दिया गया है जो कि गलत होगा, बल्कि इसका विलोम शब्द होगा। आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन या फिर मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास, यानी कि पूरा नहीं हुआ था। वे इसे पूरा नहीं कर सके थे क्योंकि बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया। यह उपन्यास साहित्यकारों के जीवन की कठिनाइयाँ और उनकी आंतरिक दुनिया के संघर्षों पर आधारित है। प्रेमचंद के अन्य सभी उपन्यास जैसे रंगभूमि, सेवा सदन और गबन पूर्ण रचनाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगलसूत्र। वो पूरा नहीं कर पाए थे प्रेमचंद जी। आप लोगों को पता होगा प्रेमचंद जी का गबन गोदान बहुत ही मार्मिक रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें हम लोग तो गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? गुलेरी जी द्वारा भारत मित्र, नागरी नीरद या फिर माधुरी या फिर समालोचक। तो 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो उसने कहा था जैसी कालजयी कहानी के लिए प्रसिद्ध है, एक उत्कृष्ट निबंधकार और संपादक भी थे। उन्होंने 1902 में जयपुर से प्रकाशित होने वाले समालोचक नामक पत्र का संपादन कार्यभार संभाला था। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने भाषा, साहित्य और समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेखन किया और हिंदी आलोचना को एक नई दिशा प्रदान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समालोचन। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो समालोचन एक पत्र था। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो नंद दुलारे बाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इस पुस्तक में उन्होंने आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियों, रासों, काव्यों की प्रामाणिकता और उस काल की सामाजिक सांस्कृतिक पाठभूमि का गहन विश्लेषण किया है। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित कई मान्यताओं को नई दृष्टि से देखा है और पुनर्परिभाषित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, बिहारी या फिर नंददास को। तो 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचना सूर सागर से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सजीव, मनोवैज्ञानिक और
हृदय स्पर्शी वर्णन किया है कि वह अद्वितीय हैं। उनके पदों में बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण और माता यशोदा के वात्सल्य भाव की अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरदास जी। वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? विभत्स रस या फिर अद्भुत रस या फिर करुण रस या फिर शांत रस कबीर की। तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कबीर की उलटवासियों अपने विरोधाभासी और प्रतीकात्मक अर्थों के लिए जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अद्भुत रस। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की। तो जाके प्रिय न राम बेदही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तुलसीदास की, नामदेव जी की, या फिर कबीर की, या फिर सूरदास जी की। तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात है। यह प्रसिद्ध पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से ली गई है। इसका अर्थ है कि जिसे राम और सीता प्रिय नहीं है उसे करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, भले ही वो आपका परम स्नेही यानी कि प्रिय क्यों ना हो। यह उक्ति राम भक्ति की अनन्यता और दृढ़ता को प्रकट करती है और तुलसी की भक्ति भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुलसीदास जी की है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया? बालबोधिनी, कविवचन सुधा, हरिवंश, हरिश्चंद्र मैगजीन, या फिर भारतेंदु। तो 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रिका के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 3 प्रमुख पत्रिकाओं का जो संपादन किया है। कविवचन सुधा 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, और महिलाओं के लिए विशेष पत्रिका बालबोधिनी जो है 1874 में। बालबोधिनी कब हुआ था? तो बालबोधिनी जो 1874 ईस्वी में किया था इन्होंने प्रकाशित। और भारतेंदु किसी पत्रिका का नाम नहीं है, बल्कि उनका जो है उपनाम है भारतेंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतेंदु उनका जो है कोई पत्रिका नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें हम लोग तो केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? केदारनाथ अग्रवाल जी को अपूर्णिमा पे फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी पे, या फिर नींद के बादल। तो 37 नंबर क्वेश्चन की बात। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्य धारा के एक प्रमुख कवि हैं। उन्होंने उनके काव्य संग्रह अपूर्वा के लिए वर्ष 1986 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फूल नहीं रंग बोलते हैं उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, लेकिन पुरस्कार अपूर्वा को मिला था। उनकी कविताएं जनसामान्य के जीवन और प्रकृति के सौंदर्य से गहराई से जुड़ी हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपूर्वा उनकी एक जो है कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको, केदारनाथ अग्रवाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ईसा अल्लाह खां की, या फिर लल्लू लाल की, या फिर माधव सप्रे की, या फिर सदा सुखलाल की। तो 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली मौखिक गद्य कथाओं में से एक माना जाता है। इसकी रचना ईसा अल्लाह खां ने 1803 ईस्वी में के आसपास की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईसा अल्लाह खां। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाइके सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार? यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, या फिर रूपक। तो 39 नंबर क्वेश्चन में यमक अलंकार में जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यमक अलंकार। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं हम लोग। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दिग जलधार में कौन सा छंद है? तोटक, बरवे, या फिर बंसल, या फिर रोला। तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बरवे एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों यानी कि पहले और तीसरे चरण में जो है, तीसरे चरण में 12 मात्राएं, सम चरणों में जैसे कि दूसरे और चौथे चरण में जो है 7 मात्राएं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि बरवे। ये कौन सा छंद है? तो बरवे छंद होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है सेना, सभा, वर्ग या फिर झरना। तो 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें, समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है जिसका प्रयोग वस्तु के समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, जैसे भीड़, वर्ग, सेना, सभा, गिरोह और परिवार आदि के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का नहीं है, तो झरना जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 की हम लोग बात करते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन में जो है, यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में जो है लड़की शब्द क्या है? शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रियापद है? तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में जो लड़की शब्द संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश लड़का बहुत चालाक है, उस, आप, वह या हम। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर वह लड़का जो है बहुत चालाक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो विशेषण है, इसमें से कौन विशेषण है? जीवंत, जीवंतता या फिर जीवनी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो जीवंत एक विशेषण है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवंत जो है विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक या परिणामवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह जो है विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो ये हो गया हम लोग का सार्वनामिक विशेषण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वनामिक विशेषण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें हम लोग, तो स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार है? स्वर संधि कितने? 4, 5, 6 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वह ध्वनि विकार जो परस्पर दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि या फिर अयादि संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के। अतिव का संधि विच्छेद होगा, अतिव का संधि विच्छेद अति प्लस इव, अ प्लस तिव या फिर अति प्लस व या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो अतिव शब्द का संधि विच्छेद अति प्लस इव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, और इसका अति का अर्थ होता है बहुत अधिक और इव का अर्थ होता है जैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इति प्लस इव। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें, माली या मालिन। मालिन माली मालिन में समास है, अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो माली मालिन में द्वंद्व समास है। इस प्रकार के समास में जो है दो समानार्थक या विपरीत अर्थ वाले शब्दों को जोड़ा जाता है। यहाँ माली और मालिन दो भिन्न लिंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह द्वंद्व समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वंद्व समास है। आगे हम लोग बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन के। लंबोदर किस प्रकार का समास है? लंबोदर किस प्रकार का समास है? बहुब्रीहि कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते लेकिन दोनों ही पद किसी तीसरे या अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे जो है बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुब्रीहि समास है। मतलब कोई शब्द है जो तीसरे व्यक्ति को जो है संबोधित करता है, जैसे गजानंद, लंबोदर, चंद्रशेखर यानी कि शिवजी। इस तरह से जो है ये बहुब्रीहि समास है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर 50 की हम लोग बात करें, तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए अच्छे आचरण वाला। जो अच्छे आचरण वाला उसको क्या कहेंगे? सदाचारी, सत्य चरित्र, सर्वप्रिय या फिर समदर्शी। तो 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सदाचारी शब्द का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो अच्छे आचरण और नैतिकता का जो है पालन करता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सदाचारी, अच्छे आचरण वाला सदाचारी। आगे बात करते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की। आदि से अंत तक के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? अधांत, अधतन या फिर अधोपांत या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो आदि से अंत तक वाक्यांश में जो है एक शब्द अधोपांत है। अधतन का हिंदी अर्थ आज के दिन का, आज से संबंध रखने वाला सर्वनाम। तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधोपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन की बात, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 52 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अद्वितीय जो है राइट जो होता है शुद्ध वर्तनी हो जाता है हम लोग का।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या है? अनाधिकार, अंधिकार या फिर अंधिकार या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधिकार, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात 54 नंबर क्वेश्चन की। अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है? तो हम लोग बस राइट आंसर किसकी बात करते हैं? तो 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें। वाक्य में प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, मैं जो प्रातः काल जो है घूमने जाता हूँ, ये अशुद्ध है, क्योंकि जो प्रातः काल के समय जो है अनुचित दोहराव है, क्योंकि प्रातः काल भी दिया गया और समय भी दिया गया, इससे जो है ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की हम लोग बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो उसके राइट आंसर की बात करें हम लोग तो शुद्ध वाक्य आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके एक एक वाक्य जो है तुले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? इनाम, कबूतर, पत्थर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग को पारितोषिक शब्द के पर्यायवाची शब्द है इनाम, पुरस्कार, बख्शीश, परिदान, प्रतिदान या फिर मेहनताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनाम। पारितोषिक का जो है पर्यायवाची हो जाएगा इनाम। आगे हम लोग बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन के। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तरी, तारिणी, उपल, असम, अनिल, तुषार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अनिल तुषार युग्म सही नहीं है, क्योंकि पर्यायवाची के रूप में अनिल का मतलब हवा होता है, जबकि तुषार का अर्थ जो है ठंड या ओस होता है। ये समानार्थक शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिल तुषार जो है सही नहीं है। आगे बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। वृद्धि का सही विलोम है, वृद्धि का सही विलोम है, वृद्धि का सही विलोम होगा। तो इसके राइट आंसर की बात करें हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की। तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना, जबकि इसका विलोम शब्द होगा क्षय होता है। क्षय का मतलब होता है कम होना या घट जाना। तो 58 नंबर क्वेश्चन की बात 58 नंबर के आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षय। 59 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? विलोम शब्द जो है सुमेलित नहीं है। उन्नति, अवनति, उन्मुख, सम्मुख, इति, अथ, अविभाव या फिर तिरोभाव। तो 59 नंबर क्वेश्चन जो सम्मुख का अर्थ है सामने या आमने सामने। इसके विपरीतार्थक शब्द विमुख है, क्योंकि विमुख का अर्थ है पीछे या दूर जाने वाला। विमुख, उन्मुख और सम्मुख का विलोम शब्द है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उन्मुख, सम्मुख। क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग को। मुहावरे का सही अर्थ, मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। फूले ना समाना, वजन बढ़ जाना, अत्यंत प्रसन्न होना या फिर अत्यंत निराश होना या फिर अत्यंत प्रशंसा मिलना। तो 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग फूले ना समाना का अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? काम बनाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना या फिर बगले झांकना या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें। इस मुहावरे का अर्थ है पुरानी अप्रिय या अप्रासंगिक बातें या घटनाएं फिर से याद करना, यानी कि गड़े मुर्दे उखाड़ना ये भाव व्यक्त करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन। अज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? यात्रा वेदांत, संस्करण, रेखाचित्र या फिर आत्मकथा से। तो 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो रचनाकार अज्ञे जी जो है रचना वर्ष 1953, विद्या, यात्रा, साहित्य, अरे यायावर रहेगा याद यज्ञ जी का एक यात्रा वृत्तांत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? नश्चर्य, नाच, श्रृंगार या फिर अछू, आँख, दही। तो 63 नंबर क्वेश्चन की बात चक्षु का तद्भव चक, आँख का तत्सम अच्छी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चक्षु होगा आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से देशज शब्द है। देशज शब्द तो 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो रेवर एक देशज शब्द है जिसका प्रयोग जो है पशुओं के समूह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेवर जो है एक देशज शब्द है जो कि पशुओं के समूह को जो है दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रसंग यानी विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। माँ ने बच्चे को बुलाया, मालिक ने सेवक को धन दिया, मोहन ने जो है सोहन को पीटा, न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया। तो 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें संप्रदान कारक का प्रसंग को या के लिए होता है। वाक्य मालिक ने सेवक को धन दिया में जो है को का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए कारक के रूप में जो है हुआ है, क्योंकि यहाँ देने का भाव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालिक ने जो है सेवक को धन दिया।
क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में से प्रसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, आकाश से पानी। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो वाक्य लड़के ने हाथ से फल तोड़ा में जो है से अपादान कारक नहीं है। यहाँ जो है से करण कारक है जो साधन या उपकरण का परिचायक है। बाकी वाक्यों में से अपादान कारक के रूप में प्रयुक्त है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के। हेतु मत भूतकाल का भूत में जो है का उदाहरण है, कौन सा है तो तुम आते तो मेरा काम बन जाए। लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है। लड़के ने 4 पैर और 2 कान होते हैं। लड़के घोड़े के जो है 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो हेतु मत भूत एक वाक्य संरचना है जिससे एक जो है क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता ऐसा ही एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ कार्य की प्राप्ति उपस्थिति होने पर निर्भर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुम आते तो मेरा काम हो जाता। क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं है। आसन, आकार, आनंद, आरोह। तो 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आकार, आनंद, आरोह जैसे शब्दों में आ उपसर्ग शामिल है। आसन शब्द में आस धातु से बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आसन जो है इसमें ये उपसर्ग रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 69 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। किस शब्द में जो है उपसर्ग और प्रत्यय जो है दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो इसकी बात 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अलंकारिक सुंदरता, अधिकारी या फिर अधुनातन में। तो 69 नंबर क्वेश्चन के बाद अधिकारिक शब्द में जो है अधि उपसर्ग और ई जो है प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग अधिक का अर्थ होता है ऊपर या फिर अधिक। इसमें अधिकार मूल शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकारी। अधिकारी में जो है उपसर्ग और प्रत्यय जो है दोनों प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें शब्द से मूल शब्द एवं प्रत्यय को अलग करके लिखो। मुंशियाइन, यानी कि मुंशियाइन को कैसे लिखेंगे। तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं मुंशियाइन शब्द में मुंशी मूल शब्द है और जो है आइन जो है प्रत्यय है, इसलिए जो है शब्द को मुंशी प्लस आइन में विभाजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंशी प्लस आइन। जैसे पंडिताइन, पंडित प्लस आइन पंडिताइन। उसी तरह जो है मस्टराइन लोग कहता है लोग, इसी तरह मुंशियाइन है। आगे जो है 30 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के है, तो चलिए इसको देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट आइटम्स टू टेक द डैश बाय द हॉर्न्स। काउ, बुल, गॉट या फिर डियर। तो 71 नंबर क्वेश्चन की बात द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि बुल। द आइटम्स इज टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। द राइट आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुल। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द लास्ट हाफ सेंचुरी ही डैश हिमसेल्फ टू पब्लिश अफेयर्स डैश टेकिंग ए हॉलीडे। तो राइट आंसर की बात करें हम लोग तो 72 में क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो प्रिपेयर्ड सच इज द वाज गेटिंग रेडी और मेकिंग अरेंजमेंट एंड बिफोर इंडिकेट द टाइम फ्रेम पीरियड टू टेक अ हॉलीडे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिपेयर और बिफोर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव 50 माइल्स डैश वन डिस्टेंस। 50 माइल्स डैश वन डिस्टेंस अल्टरनेटिव ढूंढना हम लोग को। तो 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द करेक्ट आंसर इज when the talk about distance, amount of money or period of time, we normally use a singular verb even if the distance, amount or period of time is plural in form। तो इसके लिए हो जाएगा राइट आंसर इज 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। आगे हम लोग बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। तो 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। सुटेबल ऑप्शन हम लोग को चूज करना है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन डैश द सेमिनार इन चंडीगढ़। तो अटेंडिंग, टू अटेंड, हैविंग अटेंडेड या फिर टू अटेंडिंग। तो 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो द करेक्ट आंसर इज टू अटेंडिंग या फिर तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू अटेंडिंग। आगे हम लोग बात करते हैं 75 नंबर को। चूज द करेक्ट आइडोमेटिक यूज फॉर वर्ब्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
ब्लो आउट का मीनिंग क्या होगा? वाइप आउट, पुट आउट या फिर एक्सटिंग्विश या फिर मोर देन ऑन ऑफ द अबव। तो 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज वर्ब ब्लो आउट इज एक्सटिंग्विश एंड पुट आउट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोर देन ऑन ऑफ द अबव, यानी पुट आउट और एक्सटिंग्विश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 76 नंबर क्वेश्चन की, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग एन ओल्ड हैंड। तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एन ओल्ड हैंड रिफर टू समवन हु हैज़ बीन डूइंग अ पार्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देयरफॉर हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सपर्ट। क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, डायरेक्शंस दिया गया है, इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो इसका 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द आइटम टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू ट्राई वंस अटमोस्ट। आगे बात करें 78 नंबर को, चूज द मोस्ट appropriate meaning. You have started a hornet nest. तो 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें, when you stir a hornet's nest you disturb a situation that was previously calm but is now likely to come dangerous or problematic. It means you have provoked trouble. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेंजरस प्लेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड रिजल्टिंग इन डेथ। इसका 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द टर्म्ड फैटल एंड मॉर्टल बोथ रिलेट टू समथिंग दैट रिजल्ट इज इन डेथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द, यानी मॉर्टल और फैटल जो है दोनों सही है। आगे बात करें 80 नंबर को, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। तो क्या कहेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट या फिर रेडियोलॉजिस्ट या फिर कार्डियोलॉजिस्ट है। तो 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो डर्मेटोलॉजिस्ट इज द वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, गायनोकोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है स्किन के रोग का जो होता है निदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 81 नंबर क्वेश्चन की, तो 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो चूज द करेक्ट एंटोनोमीज। तो प्राउड का एंटोनोमीज क्या हो जाएगा, यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असेम्ड, हम्बल या फिर मीक या फिर मोर देन ऑन ऑफ द अबव। तो 81 नंबर क्वेश्चन के बाद द करेक्ट आंसर इज मोर देन ऑन ऑफ द अबव। प्राउड मीन्स फीलिंग डीप प्लेजर और सेटिस्फैक्शन, असेम्ड, हम्बल एंड मीक आर द एंटोनिम्स ऑफ प्राउड। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोर देन ऑन ऑफ द अबव। आगे बात 82 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट appropriate एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। डिसीव का जो एंटोनिम बताना है, सपोर्ट होगा, बिट्रे होगा, डिक्लूड होगा या फिर प्रोटेंड होगा। तो 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डिसीव मीन्स टू मिसलीड और ट्रिक समवन टू मेक देम बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सपोर्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, तो चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। वेव का जो है क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है हम लोग को। तो 83 नंबर क्वेश्चन, वेव मीन्स टू रिफ्रेन फ्रॉम इंसिस्टिंग और यूजिंग अ राइट और क्लेम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिव अप। आगे बात करें, डायरेक्शन दिया होगा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। 84 नंबर क्वेश्चन की बात है, इफ वन एड्स एंड अबेट्स अ क्रिमिनल ही इज ऑल्सो कंसाइड एल्फेबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 84 नंबर का, कल्पेबल मीन्स डिजर्विंग ब्लेम और सेंस्योर ब्लेम वर्थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लेम वर्थी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड आई विल, ही इज पेरिस ऑन मंडे। तो इसका राइट जो होता है, राइट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ही सेड ही वुड बी इन पेरिस ऑन मंडे। चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, विल चेंज टू वुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
ही सेड ही वुड बी इन पेरिस ऑन मंडे, बस जो है विल को वुड में बदल देना है। आगे बात करें 86 नंबर क्वेश्चन की। द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन क्विनाइन टेस्ट्स बिटर। तो इसका जो है हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना है। तो 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो बात करें 87 नंबर क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस ही स्पीक्स हिंदी। इसका जो है पैसिव वॉइस क्या होगा, राइट। तो 87 नंबर क्वेश्चन की बात, द पैसिव वॉइस कन्वर्ट्स द ऑब्जेक्ट हिंदी टू द ऑब्जेक्ट with the verb is spoken, assembling the present form connected with by him, the former object to keep the meaning intact। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो फाइंड द एरर इन फॉलोइंग क्वेश्चन। मैथमेटिक्स आर टफ इन हिज स्कूल बाय एन एक्सपीरियंस टीचर। तो इसका जो है कौन सा गलत वर्ड है। तो 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मैथमेटिक्स इज अ सिंगुलर नाउन एंड शुड बी फॉलोड बाय इज, देयरफॉर इज शुड बी मैथमेटिक्स इज टफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। तो 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द करेक्ट सेंटेंस इज यू ही एंड आई विल वॉच अ मूवी टुनाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू ही एंड आई विल वॉच मूवी टुनाइट। आगे नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो चूज द करेक्ट वर्ब्स। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ रिंग। रिंग का पास्ट टेंस क्या होगा। तो 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो द पास्ट टेंस ऑफ रिंग इज रैंग। आगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैंग। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। ससा स्कॉल्ड्स एंड आस्क्ड हर टू गो अवे। तो इसका टेंस हम लोग को पता करना है। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेंटेंस सबा स्कॉल्ड एंड आस्क हर टू गो अवे इज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे हम लोग बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन का। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। आई फाइंड चाइनीज फूड एवरी डिफरेंट डैश अदर फूड्स। तो इसमें जो है हम लोग सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंट फ्रॉम टू इंडिकेट दैट समथिंग इज नॉट द सेम एज समथिंग एल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रॉम जो बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें भी सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है हम लोग को। रीता कम्स डैश अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो 94 नंबर क्वेश्चन द आंसर इज फ्रॉम। द सेंटेंस मीन्स रीता कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन। सी थ्रू द लेटर डैश द फायर। नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो इनटू इज यूज्ड टू शो मूवमेंट और डायरेक्शन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ अ प्लेस और कंटेनर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनटू। सी थ्रू द लेटर इनटू द फायर। आगे बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। तो 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्लीप। स्लीप का जो है पास्ट टेंस क्या होगा। तो 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब स्लीप इज स्लेप्ट। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का स्लीप का हो जाएगा स्लेप्ट। बात करते हैं क्वेश्चन में 97 का, आई हैड रेदर टेक दिस देन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। इन्फिनिट या फिर जिरंड या फिर पार्टिसिपल या फिर आर्टिकल। तो 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द करेक्ट आंसर इज इन्फिनेटिव। द फ्रेजेस टेक इज अ वेयर इन्फिनेटिव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की बात, साउंड ऑफ आउल इज कॉल्ड एज। तो उल्लू की आवाज़ को क्या कहते हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो होता है हुटिंग। हुटिंग जो है उल्लू की आवाज़ को कहते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन के, आई लेफ्ट दैट हाउस व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर। तो 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो द अंडरलाइंड वर्ड दैट इज इन द सेंटेंस आई लेफ्ट दैट हाउस फंक्शंस एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव इज यूज्ड टू स्पेसिफाई विच पार्टिसिपेट्स हाउस मेक्स। 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉन ऑफ द अबव। इसका कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बात करते हैं 6 नंबर का, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से हम लोग को सही वर्ड जो होता है देखना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्ट्रेशन जो है सही वर्ड हो जाएगा हम लोग का। अल्टरेशन
अल्ट्रेशन जो है सही हो जाएगा हम लोग का। यहीं पे जो हम लोग का वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो हम लोग का यहाँ पे एंड होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। और अपनी स्माइल को जो है बनाए रखिए, अपनी स्माइल को बनाए रखिए, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम जो है जल्द आने वाला है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। वीडियो पसंद है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।